नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। फटी हुई ढोल पीटने की कला अगर किसी को दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति हो, ढोल की हो, अगर उसको ये कला सीखनी है तो भारत आ जाए। और भारत में कहीं और नहीं जाना है। न्यूज चैनल सब नोएडा में है, फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी चला जाए और किसी चैनल में चला जाएगा, हालांकि अलग अलग चैनलों में जाएगा तो अलग अलग विधा उसमें ट्रेंड हो जाएगा। अलग अलग सुर लय ताल पर वो ढोलक बजा पाएगा। ये इतने बेशरम हैं, आज इनकी बेशर्मी की वजह से फिर एक कार्यक्रम लेके आना पड़ा। आप हेडलाइन जाके ढूंढेंगे टेलीविजन से पोर्टल तक, तो सब जगह डंका बज रहा है, मार्को रूबियो आए हैं और डंका बज रहा है। और आप हकीकत जानोगे तो लंका लगी पड़ी है। रूबियो छोड़ो, ट्रंप ट्रंप वगैरह छोड़ दो आप हेमंत भाई। रूबियो आया है, मार्को रूबियो विदेश मंत्री है अमेरिका। अगर रूबियो की ज्वाइंट पीसी से लेकर के और मोदी से मुलाकात में जो सहमति बनी है, वहां तक की सारी खबरें आप फर्स्ट हैंड खबरें अगर देखोगे, आप सूत्र उत्र हटा दो, सब फर्स्ट हैंड खबरें जो उनके जुबान से निकला है वही हम बताएंगे। अगर वो खबरें आप देखोगे तो आप 100% में बता रहा हूं कहोगे कि ये तो रूबियो के सामने सरेंडर हो गया। ट्रंप बेमतलब, आज तक हम लोग ट्रंप को बदनाम कर रहे थे, ये तो रूबियो के सामने सरेंडर हो गया। 500 अरब डॉलर बोल दिया साहब ने, डन, ओके। क्या 500 अरब डॉलर? भारत 500 अरब डॉलर अमेरिका भेजेगा, किस लिए? वहां से सामान खरीदने के लिए। मतलब भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। आज की तारीख में जो भारत का आयात है अमेरिका से, मैं मोटा मोटी शुरू बता रहा हूं, अभी एग्जैक्ट डाटा पे हम आएंगे। आज की तारीख में अमेरिका से भारत की जो खरीद है, वो अगर उसी को हम 5 साल के हिसाब से वो जो है मल्टीप्लाई कर दें, तो 200 से 250 अरब डॉलर की खरीद हमारी पड़ेगी। 250 अरब डॉलर। हम 500 अरब डॉलर खरीदेंगे, हमारी जरूरत हो ना हो, यानी हम अपने निर्यात आयात में जो बाकी देशों से आयात है उसमें हम कटौती करेंगे और उसको शिफ्ट कर देंगे अमेरिका। बाकी आयात कितने भी नजदीक से, कितने भी सस्ते हो, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में बोला है उसने। ट्रंप ट्रंप का एक मंत्री आकर के हमसे कमिटमेंट लेके जा रहा है। और दूसरी तरफ डंका बज रहा है। रूबियो जयशंकर बैठे, पाक हिला। यहां तो हिलना और कांपना 12 महीना लगता है, 12 महीना की जूड़ी आई हुई है, हिल गया, कांप गया, थरथरा गया। आपको सुनवा देंगे, अपने कान से सुनना। पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को प्रायोजित करती है, इस सवाल पर कन्नी काट गया, जवाब ही नहीं दिया। कर नहीं नहीं, इस पे नहीं बोलूंगा। भारत में खड़ा होकर के आतंकवाद पर और पाक प्रायोजित प्रायोजित आतंकवाद पर, पाक सेना द्वारा समर्थित आतंकवाद के सवाल को उसने डक कर दिया। यही यूपीए की सरकार में आतंकवाद पर भारत की संसद में बराक ओबामा ने बिल्कुल खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, खुली चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान की धरती से प्रायोजित आतंकवाद अगर बंद नहीं हुआ तो इसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत की संसद में खड़े होकर के बराक ओबामा ने बोला था, तब एक कमजोर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश पर राज कर रहे थे तब। आज रूबियो एक टुटपुजिया दो कौड़ी का मंत्री ट्रंप का, हम यही कहेंगे भाई, हम राष्ट्राध्यक्ष के साथ वो आकर के और उसको सवाल बोला जा रहा है, वो कह रहा नहीं हम नहीं बात करेंगे। और यहां पर कह रहे ट्रंप और जयशंकर साथ दिखे, इसी से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग गया। ऐसा पता नहीं कौन सा अर्थिंग और न्यूट्रल और फेज मिल गया, दोनों के मिलने पर पता ही नहीं कौन सा कनेक्शन जोड़ रहे। ये हालत है। वीजा को लेकर के हेडलाइनें लग रही हैं इस देश में इस समय कि क्या कहा, मैं ब्रीफ थोड़ा सा कर रहा हूं। क्या कहा जयशंकर के सामने रूबियो ने कि वीजा पर जो सख्त नियम बन रहे हैं वो भारत को ध्यान में रखकर या भारत को निशाने पर रख करके नहीं बनाए जा रहे हैं, वो सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। मैं अपने दरवाजे से
आज के बाद किसी को नहीं निकलने दूंगा, ठीक। और मेरे बगल वाला घर हेमंत अत्री का है। आए हेमंत भाई, कहे भाई साहब दरवाजा गेट के सामने, सबने कहा दरवाजे से हम नहीं निकलने देंगे, वो रास्ता है बाजार जाने का, हम कैसे जाएंगे। हमने कहा नहीं, ये नियम सबके लिए है, ये सख्ती सबके लिए। अरे भाई, जिसको उस रास्ते बाजार ही नहीं जाना है उसके लिए क्या है सख्ती? नॉनसेंस। देश को मूर्ख बना रहे हो तुम लोग। जिसको उस रास्ते बाजार जाना है ना, उसको ना फर्क पड़ेगा। और इस देश की मीडिया सवाल करने के बजाय मैं जो भी कर रहा हूं मैं डेटा के जरिए बताऊंगा। मैं पहले ही एक कमिट कर रहा हूं, डेटा के जरिए। हम उल जलूल नहीं कि हवाई बातें करें, डेटा सबका मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। इसका डंका बज रहा है हेमंत भाई। मैं शुरू ही कर देता हूं, अंताक्षरी शुरू कर देते हैं। भैया जरा लाओ, ये जो है फटी हुई ढोल का मुजाहिरा करें हम लोग। ये देखिए आप, क्या हेडलाइन लगी है? भारत अमेरिका रिश्तों को नई धार, नई धार। जयशंकर संग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूबियो बोले साझा हितों पर मिलकर करेंगे काम। अब मुझे आप लोग पहली हेडलाइन इसलिए दिखाया है कि इस कार्यक्रम के बाद में कमेंट में आप लोग बताइएगा कि साझा हित है या एक तरफा हित। साझा हित पर काम करेंगे ना, साझा हित वाला पॉइंट मुझे बताइएगा कि इसमें भारत का हित कहां कहां है। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। आतंक के, हिंदुस्तान है, आतंक के मुद्दे पर भारत को मिला यूएस का साथ। जयशंकर और रूबियो की बैठक से पाक को मैसेज। वाह भाई, पाक को मैसेज। अभी देखिएगा मैसेज। और आगे चलो भैया, चलो। किसी भी कीमत पर भारत डॉट 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 कंफ्यूज, जो आपके भीतर जिज्ञासा जगह, इसके लिए इतने हेडलाइन पर रोक दिया। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान। चलिए, इसने कम से कम गोल मोल करके आपको आपकी जिज्ञासा जगाई। अब खबर के भीतर चलते हैं। रूबियो ने कहा हमारे रिश्ते हैं पाकिस्तान को लेकर के, और हम दुनिया भर के देशों के साथ टैक्टिकल लेवल पर काम करते हैं, मतलब रणनीतिक स्तर पर हम काम करते हैं। उदाहरण के लिए और कई दूसरे देशों से भी, मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम और दुनिया के तमाम देशों से रणनीतिक स्तर पर रिश्ते कायम करते हैं। भारत भी ऐसा ही करता है, जिम्मेदार देश यही करते हैं। मतलब पाकिस्तान से रिश्ता तुम चाहो कि हम आपकी वजह से वो कर लें, तो हम आपकी कीमत पर न पाकिस्तान से रिश्ता बनाए हैं और न आपकी कीमत पर हम पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ेंगे। इस लाइन का इतना है मोटा मोटा जवाब, और कोई इसके अलावा इससे छोटा जवाब, पतला जवाब ढूंढ पाओ तो बताओ। ये दोनों बात है कि ना हम आपकी कीमत पर पाकिस्तान से रिश्ते बनाए हैं, ना आपकी कीमत पर तोड़ेंगे। और आगे चलिए, और आगे चलिए। उन्होंने आगे कहा लेकिन मैं दुनिया के किसी भी देश के साथ हमारे रिश्ते को, भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस की कीमत पर नहीं देखता। उन वजहों से, और वाकई रिश्ता अपने हित के लिए बनाता है ना। भारत जैसे थोड़ा ना कि ट्रंप के हितों के लिए भारत अपने रिश्ते बनाता है। हर देश अपने हित के लिए अपना रिश्ता बनाता है। उन वजहों से जो मैंने आज पहले ही यहां बताई है। रूबियो ने यह भी संकेत दिया कि वह सवाल में उठाए गए मिलिट्री से जुड़े पहलुओं पर गहराई से बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यह एक लंबा सवाल था और इसमें कई ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। मैं मिलिट्री से बात नहीं करने वाला हूं। यानी जो भी मिलिट्री को लेकर कहा गया उससे मैं सहमत नहीं हूं, इसमें तमाम बातों से। अब जरा आगे एक क्लिप वही है, वो क्लिप सुना दीजिए। पहला सवाल यहीं पर होगा, एक एक हिस्से पर हम चलेंगे। पहला सवाल यहीं पर, ये क्लिप सुनवाइए। Yeah, we have relations and we work at the tactical level, for example, and in many other ways with countries all over the world. So does India. That's what responsible nation states do. But I don't view our relation with any country in the world as coming at the expense of our strategic alliance with India for the reasons I've outlined here already earlier today. On the question of the war and the outlook, that was a long question. It said a lot of things I don't agree with, and I'm not going to speak to military. आपने सुना होगा, आगे बाकी अभी हेमंत भाई बता देंगे। ये ट्वीट में ऊपर जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। रूबियो डक्स क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी मिलिट्री बैकिंग टेररिज्म। रूबियो ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा समर्थित जो आतंकवाद है उससे जुड़े सवाल को डक कर दिया, मतलब उस सवाल का जवाब नहीं दिया। ये ट्वीट करने वाला
कोई राहुल गांधी के कैंप का, खेमे का विपक्षी नेता नहीं है। ये आदित्य राज कौल हैं। आदित्य राज कौल एनडीटीवी यानी अडानी के चैनल के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। जियो पॉलिटिक्स मतलब इंटरनेशनल मैटर्स में ये रिपोर्टिंग करने के लिए विदेश घूमते रहते हैं। तो यहाँ ये जो ट्वीट किया है, मतलब ट्वीट छोड़िए, ट्वीट आदित्य राज कौल ने गलत थोड़ा किया है, वो तो हूबहू सही है, बस हिम्मत किया ट्वीट करने। अडानी चैनल में होते हुए भी ये वाली क्लिप ट्वीट कर दी, अडानी चैनल में रहते हुए, इस बात को कि पाकिस्तान, अच्छा बताओ, पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का सवाल वो टाल गया और हमारे यहाँ लिख रहे हैं पाकिस्तान हिल गया। वाह, मतलब ये बेशर्मी कि मतलब जस्ट खबर को उल्टा दिखा दो, क्योंकि इस देश में आदमी यकीन कर लेगा, लिखा है यार, कर दिया पाकिस्तान का इलाज। हेमंत भाई, पाकिस्तान का इतना बढ़िया इलाज कभी देखे सुने थे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। अब इस पे कितनी चर्चा करोगे, क्या करोगे, ये तो सारे देश को पता लग गया। पाकिस्तानी सेना आतंकवाद को प्रायोजित करती है। इस पे अगर आज सवाल का जवाब रूबियो दे दे तो फिर क्या तो पाकिस्तान बचेगा और क्या अमेरिका का फेस बचेगा। ठीक, आज भी ट्रंप ने जो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम लिए, उनके साथ आसिफ मुनीर का नाम लिया है कि मेरी हाँ। इन लोगों से बात हुई है ईरान को लेकर। तो रूबियो की क्या औकात है? रूबियो को नौकरी नहीं करनी क्या? वहां ट्रंप तो 1 मिनट में कहते यू आर फायर्ड, कारण भी नहीं बताता कि क्या कारण, जाओ घर। कितने लोगों के इस्तीफे ले लिए। खैर, प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे मामले को जो आपने शुरू से रखा उसको एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, क्योंकि आपने सारा मिक्स करके इंट्रोडक्शन दिया, प्रधानमंत्री ने जनता से विदेश मामलों से परहेज करने की अपील की थी अब से कुछ दिन पहले, चुनाव खत्म हो गए। ठीक, उनकी सरकार अब $500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की कमिटमेंट कर चुकी है। किसके साथ? मार्को रूबियो ने ये ट्वीट करके बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया। और उसके लिए बधाई भारत को नहीं दी, धन्यवाद भारत को नहीं दिया, जो उनका यहाँ पे राजदूत है उसको, सरजेई गौर को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई दी। भारत का कोई मतलब नहीं। यानी कि टास्क दिया गया था, उस टास्क को सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट कर लिया। भारत की तरफ से इस पे एक भी शब्द नहीं है, जबकि उसने डिटेल में ट्वीट किया। ठीक, उसके बाद मोदी सरकार दोहरे मापदंड का एक और उदाहरण ये मामला है, जब $50 अरब से सीधा $100 अरब जब आप करोगे, खरीदोगे क्या? किसान एग्रीकल्चर खरीदोगे, क्रूड ऑयल वहां से लेकर के आओगे, यानी कि अमेरिका बताएगा क्या क्या लेना है और आप खरीदते जाओगे। इस पर भी मैं आऊंगा अभी। तो बेसिकली एक चीज सारे देश को बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं मैं, पहली बात में कोई इस बात को आज की तारीख में बोलेगा, मार्को रूबियो भारत के अंदर या नई दिल्ली के अंदर दोस्ती की बात करने नहीं आए। ये पहले से डिसाइडेड एक सूची लेकर के आए हैं, प्री डिसाइडेड विश लिस्ट कहते हैं उसको डिप्लोमेसी भाषा में, कि अमेरिका आपसे क्या क्या चाहता है। उसमें क्या क्या है? नंबर 1 पे कि भारत अमेरिका का तेल खरीदे, भारत अमेरिकी चैनलों के माध्यम से वेनेजुएला का भी तेल खरीदे, प्रीमियम चुकाए और कोई सवाल ना पूछे। तो सवाल किसी ने पूछा नहीं, ना तो प्रधानमंत्री ने पूछा, न जयशंकर ने पूछा। डंका बजाने पे बाकी मीडिया को लगा दिया। पूरे का पूरे चीजों को सीक्वेंस में देखिएगा एक बार, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। और मेरा और आपका यही धर्म भी है और फर्ज भी है कि हम देशवासियों के सामने अपनी स्थिति क्लियर कर दें कि ये हो क्या रहा है। रूबियो की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फलाना, कोई पार्टनर नहीं हो यार। आपको क्या पार्टनर हो वो पिछले 1.25 साल के अंदर ट्रंप ने सारा दिखा दिया। अब कुछ पार्टनरशिप वगैरह की कोई बात कीजिए मत। वाशिंगटन ने हार्मुज जलडमरू मध्य जो है इसमें तनाव क्यों बनाए रखा है? जानबूझ कर तनाव बनाए रखा है आर्म ट्विस्टिंग के लिए, कि उसका महंगा तेल, उसका महंगा और घटिया तेल ज्यादा बिके और जो लोग उनसे दबते हैं उनको वो चिपकाया जा सके, वो उनको खरीदे। भारत को चंद घंटे की दूरी पे ईरान से तेल मिल जाता था, सस्ता मिलता था, अपनी टर्म्स में मिलता था, रुपए में मिलता था। हार्मुज खुला रहेगा तो वो लेंगे, इसलिए उसको लगा दो बैन। ठीक, वहां पे हार्मुज पे जो परिस्थिति है, ईरान के तेल के ऊपर सैंक्शंस लगा दो। रूसी रिफाइनरियां जो है उनके प्रतिबंधों के दिन ऑलरेडी, तो यानी कि आप भारत वहां से भी तेल नहीं खरीदेगा, ईरान से भी नहीं खरीदेगा। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति जो है उस पर ये जो दबाव है ट्रंप का, ये एकाएक नहीं, आकस्मिक नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है अमेरिका की। बहुत ही वेल प्लान्ड थॉट आउट स्ट्रेटजी है, जानबूझ कर की गई कमी जो है, ताकि अमेरिकी कच्चे तेल को वाशिंगटन द्वारा तय की गई कीमत और शर्तों पर एकमात्र बढ़ाया जा सके कि यही विकल्प बचेगा, ये आपको लेना पड़ेगा।
और भारत इसका सबसे बड़ा लक्षित बाजार है। चाइना के बाद भारत नंबर 2 पे आपको पता है सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है। ये है चाइना का खेल, अमेरिका का खेल। दूसरा आप देखिए कि पाकिस्तान पर मध्यस्थता का प्रस्ताव इसी एजेंडे का एक और हिस्सा। अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तनाव के बढ़ने से पहले खुद को अपरिहार्य तौर पर मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है। और ये आपने देखा पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये पूरे का जिसको ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह रहा है ना, मैं आपको उसकी असलियत बता रहा हूं। ये क्या है? कोई रणनीति नहीं, ये भारत का टेटवा दबाने का खेल है। और जो आप खुश होकर कह रहे हो कि लो और दबा दो, ये मैं वो बता रहा हूं आपको। आपने अपनी गर्दन सौंप दी उनके। इसका असली मतलब यह है कि भारत को कोई भी जो एक तरफा रक्षात्मक कार्रवाई करनी होगी उससे पहले वाशिंगटन को सूचित करना पड़ेगा। अब से पहले आपने बालाकोट में जो कुछ किया या अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ किया, ऑल ऑफ ए सडन कर दिया था। अब जिस तरह का पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है उसमें आप ये नहीं कर पाओगे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इसी रूबियो ने सबसे पहले घोषणा की थी ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करने की। ये ध्यान होगा आपको, पिछले साल 5:37 पे 10 मई को, याद होगा पूरा टाइम और सारी चीजें हमने बहुत बार बार बताई। भारत को अपनी धरती पर आक्रामकता का जवाब देने से पहले अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी। ये मध्यस्थता नहीं, ये कूटनीति के आवरण में भारत पर एक लगाम लगाने का षड्यंत्र है, और जिसको आप बिना कुछ कहे स्वीकार करते जा रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद आपने कहा कि आवर्जन का मुद्दा है कि वहां पर जो हमारे भारतीय हैं वीजा से फलान, लाखों भारतीय अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गहराई से कितने सालों से जुड़े हुए, लंबे समय से जुड़े हुए, जाने की कोशिश भी करते थे। अब स्टडी वीजा का भी सत्यानाश कर दिया, H1 भी तो भूल ही जाओ। ठीक, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारत के मुल्क। प्रौद्योगिकी हो, चिकित्सा और वित्त क्षेत्रों में हो, हर जगह भारत का वहां पर मेन रोल था। लेकिन वाशिंगटन अब ये जानता है, रूबियो भी इस बात को अच्छी तरीके से जाता है कि वीजा का जो खतरा है वो सबसे इफेक्टिव हथियार किसके खिलाफ है? भारत के खिलाफ। उसको वेपनाइज कर दिया उन्होंने वीजा को। जो इंपैक्ट हम पे पड़ता है उनके वीजा का, वो किसी और देश पे नहीं पड़ता, और हम गर्दन झुका करके जी साहब। आज तक जो ट्रंप ने जो किया है, मैंने कल शो बताया था, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हथकड़ियां और भेड़िए मत बोलिए। H1B की जो फीस है वो $1 लाख कौन कंपनी देगी, क्यों देगी? वो सारे का सारा भारत के ऊपर टारगेट है। तो पूरे के पूरे वीजा को वेपनाइज कर दिया, और उसकी हालत ये है कि जो भी भारतीय है उनको पता है कि इसका कोई जवाब देंगे। कोलकाता में जब मैंने जिक्र किया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जाकर के जो कुछ खेल करने की कोशिश है वो हमने रात को बता दिया। अब हालत ये है आशीष भाई कि भारत ने आज की तारीख में ये जो जवाब है अमेरिका, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा हो, अमेरिका की लगातार आदत है, कोई भी आ जाए सत्ता के अंदर, वो लगातार ये कोशिशें करता है। और भारत ने इससे भी बड़े बड़े दबाव का बहुत सक्सेसफुली सामना नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दिया है। रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी की बातचीत सारे देश को पता है। लेकिन अब आज की तारीख में जो जवाब सीधा और स्पष्ट होना चाहिए था, उस पर कहीं कोई आवाज ही नहीं निकलती। रूबियो और जयशंकर को साथ देख लिया, पाकिस्तान के पसीने छूट गए। क्या हो गया भाई साहब? राष्ट्रपति तो मुनीर का गुणगान कर रहा है वहां बैठ करके, ही इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। आज भी देख लीजिएगा ट्वीट उठा करके। तो ये एक खास तरह की नीति है जिसको आर्म ट्विस्टिंग की नीति आप कहते हैं। भारत से पहले भारत हर चीज पे अनुमति मांगे पाकिस्तान से, ये चीज इन्होंने स्वीकार कर ली, इसको गुलामी कहते हैं। और हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर जो करके आया था संघ का वो जो श्रीमान जो था राम माधव, वो आप उसको भूलिएगा मत, वही इनकी विदेश नीति है कुल मिलाकर। नहीं खरीदा साहब हमने ईरान से तेल, नहीं खरीदा साहब हमने रूस से तेल, आपने जो काम ने वो किया, हमने 50% टैरिफ माना साहब, हमने 18% टैरिफ माना। कौन है वो? इन्हीं का तो एक विंग है, उसी की पैदाइश है ये सारे आरएसएस की। और उसका राम माधव अगर वहां खड़े होकर कह रहा है तो आप सोचिए कि जयशंकर क्या करता होगा। वो भाषा आरएसएस की थी, राष्ट्रवादी की। जयशंकर तो कैरियर डिप्लोमेट, इसकी तो आवाज भी निकलेगी, क्योंकि मदर ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आरएसएस। जब वो हडसन इंस्टीट्यूट में बिना किसी, वो तो सरकार में नहीं है ना, वो तो कुछ भी बोल सकता है, मैं और आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो क्या बोल रहा था, तो ये क्या बोलेंगे उसके बाद? और हमने कल आपको बताया था, उल्टी गंगा बहाई जा रही है। ये जो आज डेलीगेशन लेवल की मीटिंग है, ये पहले होनी चाहिए थी, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ 2 मिनट का कॉल होना चाहिए था, 5 मिनट का, 10 मिनट का। यहाँ 1 घंटे से ऊपर पहले प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की, उसके बाद जयशंकर क्या करेगा, उसका डेलीगेशन क्या करेगा? जो कुछ कहना था उसने बता दिया वहां पे कि ये है साहब, ये चाहिए, बॉस ने भेजा है मुझे। ये है आपकी कूटनीति। तो कुल मिलाकर के भाई वो अपने
जब सही चला मतलब टाइम वेस्ट करता है बैठ करके, वहां से उसने ओके करवा दिया, इनके साथ बैठ के दस्तखत कर लिया। हाँ, बस 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 बस, तो उतनी सी बात। तो मैं जिस बात पे आ रहा हूँ आशीष भाई, वापस वही पे आ रहा हूँ कि रूबियो एक सूची लेकर आए थे। अगर मोदी और ये जो जितने भी जयशंकर वगैरह सब हैं, इनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है, थोड़ा सा भी दम है, तो उनको वो सूची बिना साइन किए वापस पकड़ा देनी चाहिए कि जाओ मौज करो, हम नहीं करते। अगर हिम्मत है तो ये उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप पूछ रहे हो कि पाकिस्तान मिलिट्री आतंकवाद, ये बोल सकते हैं क्या उस पर? जिसका राष्ट्रपति आसिफ मुनीर को 2-2 बार लंच कराता हो अपने व्हाइट हाउस में बुला करके, उसका विदेश मंत्री क्या कर लेगा मुनीर का? मुझे रात को तो राष्ट्रद्रोही कहेंगे लोग, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे अभी, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है कि वो क्या बोल देगा पाकिस्तानी सेना के आतंकवाद के साथ। पाकिस्तानी सेना को हथियार कौन दिया करता? सरेआम पाकिस्तान के साथ सारा खेल कौन किया करता? अमेरिका ही किया करता। आज पाकिस्तान चीन का भी गुड बुक्स में, आज पाकिस्तान अमेरिका के भी गुड बुक्स में, आप किसकी गुड बुक्स में? ये बता दीजिए एक बार। रूस के साथ होते थे, उसका भी बट्ठा बिठा लिया आपने। तो बेसिकली आशीष भाई, अब जो है सारी की सारी परिस्थिति, आज जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से शुरू की थी, मैं उस पर खत्म कर रहा हूं। भारत द्वारा रूबियो को यह आश्वासन देना कि अगले 5 सालों में $500 अरब का सामान खरीदेंगे, ये बेहद बड़ा सरेंडर है। जबकि हमारे व्यापार के अंदर जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, उनके कारण रुपया ऑलरेडी नरक में और पताल में जा चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 97 नाउ, 97 रुपये हो गए। तो रुपए की कीमत हमारी गिर रही है, और एकमात्र बड़ा व्यापार जो सरप्लस हमारा है वो केवल अमेरिका के साथ है। उसको आप घाटे में बदलने के लिए इतने आतुर क्यों हो? $500 का मतलब तो आपका घाटा, जो मुनाफा था, वो घाटे में बदल जाएगा सीधा सीधा। ये आशीष भाई विशेष रूप से निराशाजनक इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को खारिज करने के बाद भारत व्यापार समझौते के पैकेज की समीक्षा करने पर सहमत हुआ था कि इसकी समीक्षा करते हैं रिव्यू। कहा गई वो समीक्षा? ये तो ट्रंप की डिमांड थी ना, ट्रंप की डिमांड थी ना $500 बिलियन की। आपने क्या कमिटमेंट लिया उससे? उसने तो ले लिया $500 का, आपने क्या लिया? उसने तो बाकायदा ट्वीट करके भारत में रहते हुए बताया, और भारत का धन्यवाद नहीं किया, अपने दूतावास का धन्यवाद किया। देख लीजिए, ट्वीट दिखा दीजिए, मैंने भेज रखा है आपको, दिखाना जरूरी है। अभी सारा सीक्वेंस में दिखाते हैं, जरा एक एक करके आ जाते हैं। भारत $500 अरब के आयात समझौते को मजबूर करके एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जबकि उसे इससे तत्काल बाहर निकल जाना चाहिए, वरना अमेरिका एक जागीरदार की तरह हमारा टेटुआ दबाने तक पहुंच चुका है। इस बात से मैं 100% कन्विंस्ड हूं, और आपकी पूरी सरकार में किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। रह करके यशवंत सिन्हा बार बार बाहर बैठ करके चैनलों पे बार बार देश को वार्न कर रहे हैं, लेकिन आवाज कौन निकाले? किसमें दम है? 56 इंच केवल बताने का है, दिखाने का कुछ नहीं है उसके अंदर, मान के चलिए। 56 इंच 58 इंच छोड़िए, खबर देखिए, खबर कितनी चिंताजनक है। लाओ भैया अगली खबर लाओ, दिखाओ जरा। देखिए, भारतीयों पर नस्लभेदी टिप्पणियों पर बोले मूर्ख लोग हर जगह। अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मैं इन टिप्पणियों को बहुत गंभीरता से नहीं लूंगा। मुझे यकीन है कि ऑनलाइन और अन्य जगहों पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं। दुनिया के हर देश में मूर्ख लोग होते हैं, मुझे यकीन है यहाँ भी मूर्ख लोग हैं, अमेरिका में भी मूर्ख लोग हैं जो हर समय बेवकूफी भरी टिप्पणियां करते हैं। दुनिया भर से हमारे देश में आने वाले लोगों से हमारा देश समृद्ध हुआ है। अब देखिए, ये सवाल था, उन्होंने इस सवाल में भी, हालांकि सवाल में फिर भी कुछ रहम किया है, लेकिन रहम करते हुए बता दिया है कि आपके यहाँ भी मूर्ख हैं। आपके यहाँ मूर्ख हैं, हमारे यहाँ भी थोड़े हैं। आपके यहाँ के मूर्ख तो पूरे दिन, हर दिन एक ढूंढो हजार मिलेंगे, किसी न किसी गरियाते सरे बाजार मिलेंगे। देखो अभी कहीं चल तो, दिन भर कोई मुसलमान खोज रहा है, कोई गैर सनातनी खोज रहा है, कोई कुछ खोज रहा है, दिन भर टिप्पणियां। वो टिप्पणियां कौन सी टिप्पणियां है? क्या मुंह लेकर के सवाल पूछने वाले चेक करवाओ, ये जरूर मोदी से खार खाया होगा। ये सवाल पूछा, जवाब भी सुन लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, ये टेक्स्ट के साथ वीडियो भी है, वीडियो सुनाइए। Minerals, once your visit is over, what will be the key outcomes when it comes to these two aspects?
And thirdly, there have been a lot of racism, racist comments coming from United States against Indians, Indian Americans. Now, this goes against the basic premise of India-US relationship. So what's your take on that? Yeah, what's your third question? On lot of comments, racist comments coming from US. That, of Well, course, who made those comments? we all have seen those comments, sir. We have seen endorsement of those comments. Which So- ones? I'm So it's well known, sir. Anyway, Yeah. we And to EM Jayashankar, सुन लिया ना। अब आइए आगे चलिए, रुकेंगे नहीं, आगे चलिए अगले हिस्से पर। अमेरिका वीजा नियमों में बदलाव पर बड़ा बयान। आप चले जाइए सारे पोर्टल्स पर, बड़ा जोरदार है कि रूबियो ने कहा कि आपके लिए ये स्पेशली नहीं है, जो है सख्ती है वो भारतीयों को टारगेट करके नहीं है। और सारे मतलब कैसे बिना दिमाग इस्तेमाल किए सब लिख रहे हैं कि रूबियो ने ये कह दिया। उसका प्रभाव किस पे है, यही तो इतने दिन से हम लोग सवाल कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने J1, F1 और H1B वीजा नियमों में हालिया बदलावों पर भारत के योगदान की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और अमेरिका इस निवेश को और अधिक बढ़ाने की उम्मीद करता है। अब उम्मीद क्या करना है, जा ही रहे हैं अडानी जी, अडानी जा रहे हैं पूरा इतना 1 लाख करोड़ भारत से लेकर के। रूबियो ने साफ किया कि अमेरिका में आवर्जन प्रणाली से में हो रहे बदलाव या आधुनिकीकरण किसी एक देश या विशेषकर भारत पर केंद्रित नहीं है। यह एक वैश्विक प्रक्रिया है जिसे दुनिया भर में लागू किया जा रहा है। अमेरिका इस समय अपनी आवर्जन प्रणाली के आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। बस अब हटा दो, अब हम आपको आंकड़े बता देते हैं। अब हमारे यहाँ कह दिया गया, सारे अखबार लिख रहे हैं कि रूबियो ने कहा कि हम भारत को केंद्रित करके ये नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो अप्रवासी हैं अमेरिका में 3.2 मिलियन है, 3.2 मिलियन। अलग अलग देखिए छात्रों में, अमेरिका में गैर अमेरिकी छात्रों में सबसे बड़ी संख्या भारत की है, नंबर 1 पे भारत। अब कह दो कि आप भारत को केंद्रित नहीं किया था, हमारा केंद्र तो था कौन, ट्यूनीसिया, जहां से 3 लोग आए थे, हमने रोक दिया है। अब भारत भी उसी चपेट में आ गया, क्या करें जहां से 3 लाख लोग आ रहे हैं। नंबर 1 पे दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब अमेरिका में सबसे ज्यादा छात्र अगर पढ़ने आते हैं तो भारत से आते हैं। 3,63,019 छात्र हैं। कुल विदेशी छात्र अमेरिका में, जो कुल विदेशी छात्र हैं उनका 31% भारतीय छात्र, 31% अकेले भारतीय छात्र। ठीक है, अब नौकरी पेशा पे आइए। नौकरी पेशा में 2 अलग अलग कैटेगरी है। एक कुल कामकाजी अप्रवासी, तो जो कुल कामकाजी अप्रवासी जो हैं ये भौगोलिक निकटता, मतलब मैक्सिको की सीमा और अमेरिका की तो मिलती है, इधर से पत्थर फेंको उधर जाता है, पतंग यहाँ से उड़ाते हैं उधर काट लेते हैं, उस टाइप का माहौल। तो वहां पर मैक्सिको नंबर 1 है और भारत नंबर 2 पे है। जो मैक्सिको वाले हैं वो मैक्सिमम पता है किस में हैं, वो कंस्ट्रक्शन में, वो एग्रीकल्चर में, इस सब में है। एग्रीकल्चर में मतलब जो बेसिकली एक ही, वो करीब करीब एक ही भौगोलिक उसका हिस्सा है, 2 देश हैं, सीमा है। तो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन इस सब में है। जो अमेरिका की रीढ़ है, उसका नॉलेज बैंक जो है, वहां कौन है, वहां भारत है। अस्थायी पेशेवर और कुशल कर्मचारी, अस्थायी पेशेवर और कुशल कर्मचारी, यहाँ भारत नंबर 1 है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग का मैं डेटा बता रहा हूं, मेरा डेटा नहीं है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक अमेरिका के कुल अस्थायी विदेशी कर्मचारियों में अकेले भारत की हिस्सेदारी 47% है, 47%, 47%। हेमंत भाई कल्पना कीजिए। और वहां का मतलब छात्र अमेरिका में जितने विदेशी हैं 31% भारतीय हैं। दुनिया में सोचिए 300 के करीब देश और 1/3 छात्र भारतीय हैं। दुनिया में 300 के करीब देश, अस्थायी पेशेवर कामगार जो हैं वहां पर कामकाजी, उनमें आधा भारतीय हैं, आधा भारतीय। और रूबियो यहाँ खड़ा होकर बोल दिया कि हम भारत को केंद्रित करके नहीं बना रहे हैं और हमारे यहाँ ताली बजा रहे हो।
अरे बेशर्म, डाटा देख लो एक बार, इस कौन उससे प्रभावित होगा बताओ। आशीष भाई यहाँ तक बात नहीं, जो सवाल था उसका जवाब था, उसको ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं कि रेशियल कमेंट्स, भारत के खिलाफ रेसिज्म और ये सारी चीज़। भारत के खिलाफ रेशियल कमेंट किए किसने थे? ट्रंप ने किया था। हेल होल भारत को उसने कहा था। वो जब पूछा उसने कि किसने कहा, तो हमारा जर्नलिस्ट कन्नी काट गया। अगर अमेरिकन जर्नलिस्ट होता तो 1 मिनट में नाम बता देता कि तेरे बॉस ने कहा। हेल होल उसने कहा। भारतीयों को लैपटॉप वाले टेररिस्ट उसने कहा। भारत की जो वो क्या नाम है इसको, जो अर्थव्यवस्था है उसको डेड उसने बताया। भारत के बारे में उसने क्या कहने का, भाड़ में जाए भारत, गो टू हेल, ये सब उसने कहा। और जब उसने पूछा कि कौन करता है रेशियल कमेंट, तो हमारे वाले चुप हो गए। जयशंकर का टर्नआउट देखा था, शर्ट भी टक तक नहीं कर रखी, ऐसे खड़े हुए। कैसे खड़े हुए? कभी आपने विदेश मंत्री को ऐसे देखा है क्या? क्या बन गए हो आप यार अमेरिका के सामने। जयशंकर कैरियर डिप्लोमेट है, उसको भी ये पता, वो भी भूल गया कि कैसे डेलीगेशन लेवल मीटिंग में कैसे जाना होता है। देखा आपने उसका शर्ट बाहर निकला, इज ए डिप्लोमेट, कैरियर डिप्लोमेट। आप मैसेज क्या दे रहे हो दुनिया को? कभी आपने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, उसको कुर्ता पजामा पहने घूमते हुए देखा है कभी? ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सारे मिल मिला के, कि अब हम अमेरिका की एक कॉलोनी है क्या? उसने हथकड़ियों और बेड़ियों में भारतीय बच्चों को भेजा, आपके मुंह से चूल निकली। मनोहर लाल खट्टर क्या बोले वहां पर संसद में खड़े होकर के, कि उनका अपना कानून है, यहाँ का अपना कानून। पूरी दुनिया का भी कानून, और कोई किसी देश का बच्चा तो नहीं गया हथकड़ी बेड़ियों में। हमारे ही कैसे आए थे? किस तरीके से आप सरेंडर के बाद सरेंडर के बाद सरेंडर करते जा रहे हो। और अब तो हालत ये कि सरकार का सेंटर तो छोड़ो, अब तो मीडिया भी जिस तरीके से बात कर रहा। कल एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने रात को इंटरव्यू किया मार्को रूबियो का। जैसे मोदी से पूछते हैं ना, बस वो सवाल नहीं पूछा कि आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। बाकी सारी कहीं पे उसको कोई ग्रिल नहीं किया। हर जगह उसको फुल टॉस बोल दी गई ताकि वो हिट कर सके एज पर द प्री डिस्क्राइब्ड स्क्रिप्ट। तो अभी तक आप चमचागिरी करते थे भाजपाइयों की, संघियों की। अब आप अमरीकियों की जिनको ग्रिल करते हैं, उनके साथ में आप ऐसा ही करोगे। यानी कि सरकार नतमस्तक, मीडिया नतमस्तक। आप देखो ना, जो इसका इतना बड़ा बवंडर बना रखा है कल से मार्को रूबियो को। चीन में तो ट्रंप गया था, क्या गत करके भेजा, देखा ना? आज तक नहीं बता पाया कौन सी डील करके आया, बताया ना एक भी। तो आशीष भाई, यहां पर पूरे देश की सोवरेनिटी को इन्होंने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सरेंडर कर दिया है। और आज हर भारतीय इस बात पे अपना सिर शर्म से झुका ले तो अच्छा है कि जिनको आपने क्या सोच के लाए थे और वो क्या निकलते जा रहे हैं। और अभी तो 2 दिन ये भाई और घूम रहा, अभी तो और बकवास करेगा ये भी तो लूज कैनन है ट्रंप का। कितने बड़े बेखौफ हो गए, पूछ रहा है कि किसने भारत के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की। और सामने एक भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि तेरे बॉस ने की थी। वो सीन देखने लायक होता, लेकिन उसके लिए मीडिया में भी दम चाहिए। वो दम नहीं है यहाँ पे, दम को खत्म कर दिया गया है। यही हकीकत है मोदी राज की 12 साल में। जर्नलिस्टों को रूबियो से डर नहीं था हेमंत भाई, जर्नलिस्टों को जयशंकर से डर था। जो पूछ लेता वो लेजर आई का शिकार हो जाता, समझो। और जर्नलिस्ट या कोई भी भाई साहब, अगर आपको बात- जयशंकर से भी डरना है तो जरूरी है पत्रकारिता करना और बतेरे धंधे। कोई ढाबा खोलो यार। अरे फिर आप कहाँ किस खुशफहमी में हो? जयशंकर बहुत बड़ा है। या अमित मालवीय के कहने पे पुलिस दरवाजे से चली जाती है अपराधी के। कहा है अमित मालवीय? अमित मालवीय से तो बहुत बड़ा है, विदेश मंत्री है। उसका तो चीन से लेकर के मोदी से संबंध है। उससे ज्यादा ताकत क्या होगी? हरदीप पुरी और जयशंकर से ज्यादा ताकतवर कौन होगा? उनसे नहीं डरेगा आदमी जो अमित मालवीय के सामने इस देश में जिनके टांगे हिलती हैं। चलिए, अभी और कुछ बचा है वो भी दिखा दो भैया, तब खत्म करें। जो कह रहे थे हेमंत भाई वो भी दिखाओ। ये देखिए, इसी की चर्चा कर रहे थे। ह्यूज थैंक्स टू यूएस एम्बेसडर इन इंडिया सर्जियो गोर। मतलब खरीदेगा भारत, ऐसा लग रहा है। सर्जियो गोर 500 बिलियन डॉलर में, अरब डॉलर में सर्जियो गोर उसमें मूली और गाजर मंगाएगा। इसका किस बात का थैंक? 500 अरब डॉलर जाएगा हमारी थैलिस जेब से, और वो थैंक्स कह रहा है सर्जियो गोर को एंड आवर अमेरिकन डिप्लोमेट्स। लेकिन उसका कहना जायज भी है, आगे वो भी हम बात करेंगे। और अमेरिकन डिप्लोमेट्स फॉर देयर एफर्ट्स, मतलब जिनको हमने काम सौंपा था कि जा करके थोड़ा हौंक के रखो
हम आएंगे तो मामला रेडी होना चाहिए। तो आने तक वो मामला रेडी करके रखा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ। किसी को भी भेजा ना, जा करके बात करके रखो, हम आएंगे तब तक पूरी तैयारी रहे, भाई हम आग कर देंगे। वो काम गोर ने कहा, इसलिए थैंक्स है। बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट वर्क, इंडिया हैज कमिटेड टू परचेजिंग $500 billion in US goods over the next 5 years, focusing on energy, technology and agriculture. अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देश के किसान और देश के जवान और सब देख लें। यहाँ पे ये रोज चिल्लाते हैं, अभी तो मार्को रूबियो है ना, उसको रोक करके डिलीट करवा लो। अभी तो मान लो इलाके से बाहर भी नहीं गया है, कहते ना इलाके से बाहर भी मेरे इलाके में हो तो डिलीट करवा दो, एग्रीकल्चर लिखा है। और क्या यहाँ पे देश को, ये ट्वीट इतना महत्वपूर्ण है कि ये ट्वीट अलग से फिर आधा घंटा ट्वीट का, इसमें एनर्जी है, यानी तेल आप लेंगे, तेल गैस लेंगे अमेरिका से, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में क्या लेंगे, टेक्नोलॉजी का अटैची स्टेपनी लेंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कभी भी वो अपनी टेक्नोलॉजी का जो वो है, मतलब कोर है, वो कभी नहीं देता है। उस चक्कर में उसने टॉमहॉक जापान में बनाने से मना कर दिया, जबकि उसका प्रोडक्शन कम था। जापान के साथ टॉमहॉक की डील हो चुकी थी बनाने की, लेकिन मना कर दिया कि नहीं, टॉमहॉक बनाने के लिए कहीं जो है कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न करनी पड़ जाए, तो रोक दिया उसको। तो एनर्जी और एग्रीकल्चर सबसे आपत्तिजनक है। इस देश के किसानों को, जब से ट्रेड डील की खबर आई थी तब से इस देश के किसानों को, साहेब तुमने साहेब हैं, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, सबने मिलकर मूर्ख बना रखा है। एग्रीकल्चर क्यों लिख रहा है? 500 बिलियन का एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, जो 500 बिलियन का आयात होगा उसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, क्या खरीदोगे बताओ ना। दे आर डूइंग टेरिफिक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड द अमेरिकन पीपल। वो अपनी टीम की सराहना कर रहा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बिहाफ पर, उनकी ओर से और अमेरिकन लोगों की तरफ से टेरिफिक वर्क, शानदार काम कर रहे हैं। काम कर ही रहे हैं। आप किसी देश में आकर के उस देश को खंगाल डालो, नोच लो, नोच खसोट के सब ले चले जाओ, कंगाल बना दो, इससे बढ़िया क्या अच्छा काम होगा उसके लिए। हटाइए। अब जरा मैं एक और ट्वीट दिखा दूं ईरान का। तब ईरान ने भी ट्वीट किया। सोचिए, भारत में अमेरिका आकर के जो है वो मचाया है उपद्रव, बेच खरीद रहा है, और जवाब कौन दे रहा है? जवाब ईरान दे रहा है। ईरान ने इस पर बाकायदे प्रेस स्टेटमेंट बाय द एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन इंडिया इन रेस्पॉन्स टू द रिमार्क ऑफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। विदेश मंत्री के रिमार्क पर ईरान ने जवाब दिया। The embassy of the Islamic Republic of Iran in India reject the recent remark made by the US Secretary of State regarding the Islamic Republic of Iran and emphasize that such allegations constitute a clear attempt to distort the realities of the region and to deflect attention from the destabilizing policies of the US and the Zionist regime. As one of the world's major exporters of oil and energy, the Islamic Republic of Iran has always been prepared to make its energy resources available to all countries, including the Republic of India. What has held the global energy market hostage over recent years has been the unlawful and unjust sanctions imposed by the US on Iran oil exports. Sanctions that have been designed and enforced in violation of principles of international law and the Charter of the United Nations with the aim of exerting economic pressure on Iranian nation. बस इसमें महत्वपूर्ण लाइन ऊपर देखिए, वो यहां बैठ करके, ईरान यहीं बैठ के जवाब दे रहा है कि हम भारत को भी तेल बेचने के लिए तैयार हैं, तेल देने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिका है जो अनलॉफुल तरीके से, मतलब अवैध तरीके से दुनिया के ऑयल मार्केट को ये कब्जा करना चाहता है, अनलॉफुल तरीके से। और भारत जो, जिसको तेल चाहिए आज की तारीख में रूस से, ईरान से, वो कहता है सर
रूस से तेल ले लें क्या? हेमंत भाई, उसी ईरान में जवाब वही दे रहा है हमारी नहीं, जगह क्यों क्यों नहीं दे रहा है? सारे दे रहे हैं भाई। पे। टर्की ने आज जवाब दिया, ट्रंप को अपना ट्वीट हटाना पड़ा, क्योंकि ट्रंप तो कुछ भी बोलता है, किसी का भी ब्याफ लेके, किसी का भी रेफरेंस लेके कुछ भी बोल देता है। केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है जिसकी अमेरिका के सामने 16 महीने से जुबान नहीं खुल रही है। ये देश के लोगों को याद रख लेना चाहिए। एग्रीकल्चर का बात किया आपने टैरिफ डील के अंदर, राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्ष ने दहाड़े मार के पूछ लिया सरकार से, संसद के अंदर और बाहर, आज तक एक शब्द बोला हो तो बताइए। मुझे पता है इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं देश के किसानों के लिए तैयार हूं। देश के किसानों के लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए तैयार हूं। ईरान इस बात का नहीं, ईरान हर बात का ठोक के जवाब देता है, राष्ट्रपति हो चाहे उसका विदेश मंत्री हो। केवल भारत है जो मूक दर्शक बना हुआ, केवल हाँ सर और ये सर करता है। ये बात याद रख लीजिएगा। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया है, सारी डिटेल्स इसमें लगभग कवर करने की कोशिश की अपन ने, कुछ रह गया तो फिर बाद में करेंगे। लेकिन ओवरऑल ईरान ने जिस टोन और टेंडर में जवाब आज तक दिए लगातार, आप उसको ध्यान कीजिए, और आपके यहां से कभी एक शब्द अमेरिका की इच्छा के खिलाफ गया हो उसका ध्यान कीजिए 16 महीने। ये है डिप्लोमेसी का फर्क, ये है 56 इंची कौन होता है इसका फर्क। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं जो भी बड़ी खबरें होंगी उनको लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।